हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ का प्रीवियस ईयर का जो एक एसे है और हम प्रेजेंट नेक्स्ट कर रहे हैं। तो ये टॉपिक है इन्फिल्ट्रेटर्स आर अ थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी, यानी कि घुसपैठिए भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। ये एक एस्पिरेंट के द्वारा लिखा गया है, जिनका एक एसे हम पहले भी आपको प्रेजेंट कर चुके हैं। ये सीएपीएफ एसी 2020 एंड 2021 के रिटेन क्वालिफाई हैं एंड जो आपका सिविल सर्विसेज 2020 है उसमें भी इन्होंने वो अपियर हुए थे। तो ऐसे में इनका 133 मार्क्स आया था और जो इंग्लिश वाला पेपर जो होता है क्वालिफाइंग पेपर, उसमें से 164 आया था, 164/300, और इसमें आपका 133/250। तो ये एक बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। तो इनका हम प्रेजेंट करेंगे और जो पहले वाला इनका एसे है वो भी, उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये आपका जो घुसपैठिए जो आपके भारत की सुरक्षा के लिए, यानी इन्फिल्ट्रेटर्स आर थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी। तो कहता है कि अ शिप डजंट सिंक बिकॉज ऑफ द वाटर आउटसाइड बट बिकॉज ऑफ द वाटर दैट गेट्स इनसाइड। अब इनफैक्ट यदि आप किसी इसको लिखते हो तो कोटेशन अपने आप में, फुल कोटेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो इसमें अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। इनका मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि थोड़ा सा ये बहुत ज्यादा थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है इनका कि बहुत ज्यादा अंडरलाइन करने के लिए मोटिवेटेड हो जाते हैं। हाउएवर इनका मार्क्स ये बताता है कि ये अच्छा मार्क्स लाए, तो जो अच्छे मार्क्स लाते हैं और ये जो सिलेक्टेड हैं तो उनका चलता है। बट मेरे ओपिनियन में इतना ज्यादा अंडरलाइन, और इनफैक्ट जब कोटेशन किसी का आप लिख रहे हो तो कोटेशन बहुत बड़ा नहीं होता है। कोई भी कोटेशन प्रॉपर तरीका से एग्जामिनर पढ़ता है तो उसमें आपको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। और जनरली ये कोटेशन हाउएवर शायद ये अननोन कोटेशन है, किसी का एग्जैक्ट नेम मुझे पता नहीं है, तो आप ये लिख सकते हो द फेमस प्रोवर्ब्स टेस्टिफाइज। अदरवाइज जब इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हो किसी को, डबल इन्वर्टेड कॉमा में, तो आपको पता हो तो नेम देना चाहिए। अदरवाइज यदि पता नहीं है किसने, तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आप लिख करके या फिर द फेमस प्रोवर्ब उसके बाद लिख सकते हो द फेमस प्रोवर्ब सेज। ठीक है। तो दिस फेमस प्रोवर्ब टेस्टिफाइज इटसेल्फ फॉर ऑलमोस्ट एवरी स्फेयर ऑफ लाइफ। सिमिलरली इट मार्क्स दैट अ नेशन एज लार्ज and powerful as India can safeguard its lofty frontiers very well. If it is the infiltrators that we need to be particularly wary of, यानी कि भारत के पास ये इतना पावर है कि अपने जो बॉर्डर है उसको प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन इन्फिल्ट्रेटर्स का प्रॉब्लम है और इसको इंडिया को ये प्रॉब्लम है और इसको दूर करना है। तो इन्होंने एक तरह से इंट्रोडक्टरी में भी ये चीज को लाया कि जो इश्यू आपका है वो है, आर्स इज ए जियोग्राफिकली वास्ट कंट्री that nurtures on its sacred land a variety of ethnicities. Also within the subcontinent, India serves as the, इनफैक्ट जो इन्होंने आगे एक्सप्लेनेशन लिखा है उसके अनुसार एल्डर ब्रदर होना चाहिए। क्यों होता है ये मैं बता रहा हूं, पहले पूरा पढ़ लेता हूं। बिग ब्रदर तो एक्चुअल में एल्डर ब्रदर, कंट्री टू इट्स स्मॉलर नेबर्स बाय मेंटेनिंग कोर्डियल रिलेशंस। तो यदि आप किसी के साथ, कंट्री के साथ कोर्डियल रिलेशंस मेंटेन कर रहे हो तो एल्डर ब्रदर ज्यादा सुटेबल होगा। बिग ब्रदर का मतलब डोमिनेटिंग नेचर। तो आप आगे जो एक्सप्लेन कर रहे हो कि कोर्डियल रिलेशन हम मेंटेन रख रहे हैं, लेकिन यहाँ बिग ब्रदर नहीं होगा। ठीक है। तो बट तो ऐसा नहीं है कि इसके लिए मार्क्स आपको काटा जाएगा, ऐसा नहीं होता है, लेकिन एल्डर ब्रदर लिखने पे ज्यादा अच्छा है। बट एज इज द केस वर्ल्ड वाइड, एवरी राइजिंग नेशन अट्रैक्ट्स इनमिटीज बेस्ड ऑन म्यूचुअल डिफरेंसेस एंड डिसएग्रीमेंट्स। तो कोई भी, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, वो चाइना हो, या इंडिया हो, या फिर रसिया हो, या फिर फ्रांस हो, कोई भी कंट्री है तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो इनिमिटी फेस करता है। These rivalries have been in existence since time immemorial, and the world wars, cold wars are some modern day examples of the same. तो ये जो राइवलरी है, इनफैक्ट आप यदि चंद्रगुप्त मौर्य के ड्यूरेशन का यदि आप देखोगे, जो चाणक्य ने बुक लिखा है अपना अर्थशास्त्र, या फिर चाणक्य नीति कहती है कि
सो आपको इनमी से सावधान रहना चाहिए और इनमी आपके हमेशा रहते हैं। एज conventional warfare is losing relevance thanks to the birth of United Nations. Enemy countries often tend to disrupt the national peace and equilibrium of other countries via proxy warfare. तो अब एक तरह से कन्वेंशनल वॉर बहुत कम हो रहे हैं। इनफैक्ट यदि आप देखो इंडिया के हिस्ट्री को, यदि आप देखो तो आप 5,000 साल का यदि आप ऑब्जर्वेशन करोगे तो कम से कम 15,000 लड़ाइयां हमने लड़ी। लेकिन आज जब इंडिया को आजाद हुए नेक्स्ट ईयर 75 ईयर्स हो जाएगा, तो हम एक तरह से 3 टाइम्स और इनफैक्ट 4 टाइम्स पाकिस्तान के साथ हमारा फाइट हुआ, 1947-48, उसके बाद 1965, 1971 एज वेल एज 99। तो ये जो है 4 टाइम हम पाकिस्तान के साथ फाइट किए और 1 टाइम 1962 में चाइना के साथ, तो 5 टाइम्स। लेकिन प्रॉक्सी वॉर या स्मॉल स्कर्मिसेस ये आपके होते रह रहे हैं। कह रहा है कि प्लानिंग इन्फिल्ट्रेटर्स इज वन सच मोडस ऑपरेंडी इन प्रॉक्सी वॉरफेयर। प्लांटिंग इन्फिल्ट्रेटर्स यानी इन्फिल्ट्रेटर्स को भेजना एक मोडस ऑपरेंडी है सच प्रॉक्सी वॉरफेयर। ये जो प्रॉक्सी वॉरफेयर को यहां देखो रिलेट इन्होंने किया है। इंडिया बीइंग इन द कंपनी ऑफ इन द सेंस नहीं कह सकते हो, इंडिया इन द नेबरहुड कह सकते हो या विसिनिटी ऑफ कह सकते हो, ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना ऑफन हैज टू डील with the uncontrolled influx of infiltrators who are well trained and directed to disturb our internal peace। तो ये जो है इंडिया पाकिस्तान और चाइना के साथ फेस करते हैं और रेगुलर आप स्कर्मिसेस देखते हो, चाहे वो एलओसी हो या एलएसी पे। एलएसी पर आप देख रहे हो कि 1.5 ईयर से प्रॉब्लम चल रहा है। They present a multifold threat to our national fabric. First and foremost, they act sleeper cells, leading to blast, riot, and other such catastrophic activities. And with time, even these methods have evolved. Now, these people try to enter politics, ठीक है, negotiations and occupy administrative post in to inflict more danger और more damage। यानी कि जो सम टाइम मान के चलो कि इन्फ्लिक्टेटर्स जो होते हैं वो पॉलिटिक्स में भी घुस जाते हैं आपके ये, और इलेक्शंस वगैरह भी कभी कभी पार्टिसिपेट करते हैं, रीग इलेक्शन, उस इलेक्शन को डिस्टर्ब करते हैं और सम टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट भी प्राप्त कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इंडियन आर्मी है, तो कुछ हो सकता है फॉरेन कंट्री के भी लोग इसमें शामिल हैं ताकि इंफॉर्मेशन, और ये हर देश में होते रहता है, जैसे पाकिस्तान में भी हमारे लोग थे। सिमिलरली इन ब्रॉडर एरियाज दे एक्ट एज एजेंट्स ऑफ एनिमी, ठीक है, इंटेलिजेंस एंड टेरर फाइनेंसर्स। एंड मोर रिसेंटली ड्यू टू tumultuous political conditions and ethical cleansing in adjoining country, a lot of migrants are entering India as refugees. With these people come the perpetual threat of infiltrators। कुछ जो जैसे म्यांमार वगैरह में जो प्रॉब्लम चल रहा है या कुछ जो नेपाल के रास्ते आते रहते हैं, तो इसमें से कुछ उसी जो आपके रिफ्यूजी के फॉर्म में कुछ इन्फिल्ट्रेटर्स भी आ जाते हैं। Hence, not only do we need a robust border management policy, but also an internal scanning mechanism. This includes a plethora of initiatives like cordial relations and trust building among the border villages, issuing of refugee cards with biometric data capturing. We have to be morally sound by offering a helping hand to those who are in crisis, but also need to do a cost benefit check of these policies। This is because our internal order cannot suffer at the cost of anything। कि जो कुछ चीजें हैं कि मान के चलो कि बहुत सारे फॉरेनर्स आ रहे हैं डिफरेंट वे में, तो इन्होंने ऑलमोस्ट सारी चीजों को शुरू से यदि देखें तो सारी चीजों को इन्होंने कवर किया, सारे इशू को कवर किया। कि यदि हम देखते हैं इन्फिल्ट्रेटर्स,
तो पहले आप इंट्रोडक्शन ये दिए कि जो भारत का सिचुएशन है, तो इंडिया इज एबल टू डिफेंड इट्स बॉर्डर फ्रॉम एनी थ्रेट, बट इन्फिल्ट्रेटर्स इज वन ऑफ द प्रॉब्लम, क्योंकि ये डायरेक्ट एक तरह से हमसे वॉर में नहीं है। तो जो प्रॉक्सी वॉर की, अब जैसे फिर इन्होंने बताया कि जो ये प्रॉब्लम है वो आज का नहीं है, टाइम इमेमोरियल है। अब कन्वेंशनल वॉर जो नहीं होता है, क्यों? क्योंकि एक तरह से यूनाइटेड नेशंस आपके पास है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पीस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो आपका वो वॉर जो है वो प्रॉक्सी वॉर में कन्वर्ट हो गया, और उस प्रॉक्सी वॉर के थ्रू इन्फिल्ट्रेटर्स को सेंड करते हैं। जैसे पाकिस्तान इसके लिए है कि ब्लीडिंग इंडिया थ्रू 1000 कट्स, कि डायरेक्ट तो हम कन्वेंशनल वॉर में पाकिस्तान हमें डिफीट नहीं कर सकता है, तो ब्लीडिंग इंडिया थ्रू 1000 कट, और उसको सह कौन देता है? चाइना देता है। उसके साथ साथ जो क्या होता है, बहुत सारे इन्फिल्ट्रेटर्स जो होते हैं वो हमारे सिस्टम में घुस जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आर्म फोर्सेस में, या इलेक्शन को मैनिपुलेट करना, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे, उसके बाद वो इंफॉर्मेशन को पास करते हैं। और कुछ जो हैं एक तरह से रिफ्यूजी के रास्ते भी कुछ आते हैं। ऐसा नहीं है कि जो इंडिया एक हमने हमेशा से दूसरे को एक्सेप्ट किया है, दूसरे जो भी बाहर से आए उनको एक्सेप्ट किया, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो इन्फिल्ट्रेटर्स के फॉर्म में आते हैं, रिफ्यूजी के फॉर्म में आते हैं और इन्फिल्ट्रेटर्स का काम करते हैं। तो हमें नो डाउट जो मदद की जिन्हें जरूरत है उन्हें मदद करने की जरूरत है, लेकिन नोट एट द कॉस्ट ऑफ आवर इंटरनल सिक्योरिटी। और इन्होंने कुछ कुछ उपाय भी दिए हैं कि जैसे उन्हें बायोमेट्रिक डेटा कैप्चरिंग कार्ड इशू करना चाहिए, उनका कहाँ मूवमेंट है, ये सारी चीज को भी देखना। अब फॉर एग्जांपल आप एज ए प्रॉब्लम में हैं, तो प्रॉब्लम में है, आपको ये एरिया अलाउ किया गया है कि आप यहाँ रह सकते हैं, आप दूसरे जगह मूवमेंट कर रहे हैं और कुछ संदिग्ध कार्यों में लगे हुए हैं, तो आपकी जांच होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मैं समझता हूँ कि इनका लास्ट वाला भी जो था वो अच्छा था, और मेरे ओपिनियन में यदि इनको मार्क्स मिला है तो डिजर्व करते हैं, और राइटिंग बहुत अच्छा है। सारे इशू को जो कवर करना चाहिए, ऑलमोस्ट सारी चीजों को इन्होंने कवर किया है। यस, जो समथिंग मिसिंग है कि वो कुछ डेटा से बैकअप, कि आपका सारी चीजें ठीक है, सारे उपाय सही है, कुछ थोड़ा बहुत डेटा आप एक्स्ट्रा पुट करते हैं तो यही वैल्यू ऐड करता है। हमने बताया ना कि जो कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। आपका सपोज 12 मार्क्स मिल रहा है, 13 मार्क्स मिल रहा है, 14 मार्क्स सपोज मिल रहा है, तो आपके हमेशा ऑप्शन आपके पास होते हैं कि आधा मार्क्स, 1 मार्क, 2 मार्क्स आप इंक्रीज कर सकते हो विद प्रोवाइडिंग मोर इनपुट विद जस्टिफिकेशन। ठीक है, तो इसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप इसको देखो, समझो। ओके, थैंक यू।